हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। शुरू करेंगे 22 मार्च की क्लास को। रिसेंटली अग्नि 5 का सक्सेसफुल लॉन्च इंडिया ने किया और इससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में क्या इजाफा हुआ है इस आर्टिकल में आप देखेंगे। वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटिव है, आपको नई नई डेवलपमेंट्स के बारे में बताएगा, मिलिट्री के फील्ड में हम क्या कर रहे हैं। चलिए, आपका क्विज़ भी है आज का। थोड़ी सी वोकैब आज की हैवी है, इसलिए वोकैब के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्लास के लास्ट में इस क्विज से अपने निपटेंगे। कोशिश आपको करनी है 9 में से आपको 9 नंबर मिले। शुरू करें क्लास को। चलिए, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी न्यू कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेबल नाम के एडजेक्टिव से कैपेबिलिटी नाम का नाउन बनाया गया है और उसको प्लूरल में रखा गया है। कैपेबल मतलब सक्षम, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, किसी काम को करने की ताकत। कह रहे नई क्षमताएं, नई ताकतें इंडिया के पास आ गई हैं। बात कर रहे हैं इंडिया एंड द अग्नि 5 विद MIRV। बात हो रही है इंडिया की और हमारी अग्नि 5 मिसाइल की, इस मिसाइल की जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें ये स्पेशल तकनीक आपको मिलेगी। चलिए, अब ये MIRV क्या है आगे आप देखेंगे। कह रहे थी चॉइस ऑफ MIRV ऑन अग्नि 5 गिव्स इट रेंज एंड एबिलिटी टू डिफीट डिफेंसेस। कह रहे जो चॉइस है हमारी, जो हमारा चुनाव है कि MIRV को हमने फिट करना है अग्नि 5 पे। कह रहे ये चुनाव जो है MIRV का, ये देता है इसको रेंज, इसको किसको, यानी अग्नि 5 को, और देता है एबिलिटी कि हम डिफीट कर सकें डिफेंसेस को, दूसरे कंट्रीज़ के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को हम हरा सकें। तो बड़ा अच्छा काम किया हमने, MIRV को अच्छे से डेवलप किया और अग्नि 5 में लगा के फिट कर दिया। ठीक है, चॉइस आपका सब्जेक्ट है, गिव्स इसकी वर्ब है, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। बहुत इजी सा है पढ़ने में, आर्टिकल भी ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ के इसकी वोकैब पे डालते हैं नज़र। सारे वर्ड्स एक साथ शुरू में देख लोगे तो इसको पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होगी। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से देना। आपके प्यार से इन क्लासेस को रेगुलर बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है और नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत भी मिलती है। ठीक है, ज़रूर से अपना जो है छोटा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया करें। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए, वोकैब शीट पे आते हैं। 5 वर्ड्स हैं। डाउनलोड तो आपने कर ही ली होगी ये शीट टेलीग्राम से, नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना। इंडिजिनस, जब भी मिसाइलों की, टेक्निक की, टेक्नोलॉजी की, इस तरह की बातें हों तो इंडिजिनस वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, लोकल, नेटिव। जिस जगह के आप हैं, अगर उसी जगह की कोई चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपके लिए इंडिजिनस होगी, देसी होगी। कंगारूज आर इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू जो हैं ऑस्ट्रेलिया के देसी हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू, ओरिजिनली कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया से आए थे, है ना, देसी हैं वहाँ के। समझ गए, लोकल बोल दो, आसान भाषा में इसको नेटिव या लोकल बोल दो। अबॉरिजिनल, डेनिजन और हैबिटेंट सभी जो है लोकल आदमी के या लोकल चीज़ के सिनोनिम्स हैं। आप इस वर्ड को, इंडिजिनस को, आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है एनकम्बरेंस। देखिए, एनकम्बर करना यानी रास्ते में रोड़े अड़ाना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना। और एनकम्बरेंस जो है इसका मतलब होता है रोड़ा या आगे बढ़ने में आई हुई रुकावट। हर्डल बोल दो, रेस्ट्रिक्शन बोल दो। करप्शन इज़ अ मेजर इनकम्बरेंस इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। करप्शन एक बड़ा रोड़ा है, बड़ी हर्डल है भारत के विकास की कहानी का, ग्रोथ स्टोरी का, इंडिया की।
अब एनकम्बरेंस को आप डेटरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि एनकम्बर और डेटर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। किसी को कहीं जाने से रोकना है तो आप उसको एनकम्बर या डेटर करेंगे। ठीक है, तो डेटरेंस नाम का वर्ड यानी कि रुकावट यानी कि रास्ते का रोड़ा, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। बाकी सभी वर्ड्स भी रोड़े के ही सिनोनिम्स हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, स्टम्बलिंग ब्लॉक, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, हैंडीकैप, रोड ब्लॉक, है ना, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला वर्ड है अपने पास रिटेलिएट। देखिए रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना, सामने से किसी को एक्शन का रिएक्शन देना। आपको किसी ने मारा, आपने सामने वाले को कूट दिया। आपको किसी ने गाली दी एक, आपने उसको 4-5 और दे दी। यही सब काम जो है अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिटेलिएट करना। टू फाइट बैक करना, पुश बैक करना, या टू गिव अ काउंटर रिप्लाई टू समबडी। ठीक है, पुश बैक, स्ट्राइक बैक इसके सिनोनिम्स ही हैं। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने रिटेलिएट किया या जवाबी हमला दिया, थ्रो करके, फेंक करके हिंसक प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में यानी जेल में। तो पहले इन्होंने हिंसा दिखाई, वायलेंस दिखाया। सरकार का जवाबी हमला ये था कि वायलेंस के सामने आपको जेल में डाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, रिटेलिएट। अगला वर्ड है एम्ब्रेस। देखिए एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ब्रेस का मतलब होता है कस के पकड़ना, किसी चीज़ को जकड़ना, और एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना। अगर आप किसी छोटे को, बड़े को, नज़दीक को या करीबी को गले लगाते हैं तो आप उसको एम्ब्रेस करते हैं। अब अगर इतना आप समझ गए हैं तो वहीं से इस वर्ड का दूसरा मीनिंग निकलता है। किसी चीज़ को गले लगाना यानी उसको अपनाना, अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। कोई ऐसी चीज़ को आप गले लगाओगे, किसी ऐसे इंसान को गले लगाओगे जो आपको पसंद ना हो? लगाओगे कभी? नहीं लगाओगे ना। चलो, द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी। दुनिया को ज़रूरत है गले लगाने की या एक्सेप्ट करने की या अडॉप्ट करने की सोलार एनर्जी को, सौर ऊर्जा को, टू फाइट क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। इसको स्पाउस करना भी बोलते हैं, क्योंकि स्पाउस होता है आपका हस्बैंड या वाइफ, है ना, आपका समझ गए ना, लाइफ पार्टनर। तो किसी को स्पाउस बनाते हैं तो गले लगा रहे हैं आप उसको अपना रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्पाउस करना और एम्ब्रेस करना दोनों ही इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। चलिए, इस वर्ड का एंटोनिम भी आपको आना ही चाहिए। किसी को गले लगाया, एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया, और लेकिन किसी को जब अपने से दूर किया या उसको एक्सेप्ट करने से मना किया तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेंज। स्ट्रेंजर समझते हैं ना, स्ट्रेंजर वो होता है जो आपके लिए अनजान हो। स्ट्रेंज का मतलब होता है किसी आदमी को अपने लिए अनजान बना देना, उसको अपने से दूर कर लेना। ठीक है, एक और वर्ड है इसके लिए, एलियनेट। एलियनेट का मतलब भी होता है किसी को एलियन यानी स्ट्रेंजर बना देना, जो आपसे जाना पहचाना ना हो, जिसका आपसे कोई वास्ता ना हो। चलिए लास्ट वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। आपके घर की दरवाजे की जो दहलीज है वो भी थ्रेशोल्ड है। और मान लीजिए अगर आपका एसएससी बैंक का पेपर ये कहता है कि आपको 50 नंबर लाने हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, तो वो 50 नंबर भी थ्रेशोल्ड हैं। समझ पा रहे हैं? किसी भी चीज़ की जो मिनिमम दहलीज होती है, जो मिनिमम जो लेवल होता है दहलीज बोलते हैं, उसको थ्रेशोल्ड वर्ड से आप बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दरवाजे की दहलीज के लिए ही ये वर्ड इस्तेमाल हो। हर वेजेस आर बिलो द इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड। उसकी जो सैलरी या वेजेस हैं इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड से नीचे है। भारत में इनकम टैक्स की थ्रेशोल्ड है लगभग 5 लाख रुपए। अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं और ठीक से समझते हैं तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड। ब्रिंक या वर्ज भी किनारे के, दहलीज के सिनोनिम्स हैं। आज आप ये वर्ड जो है थ्रेशोल्ड आर्टिकल में देखेंगे, नया वर्ड है। चलिए अब आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें। समरी क्या है जी? आज की वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। अग्नि 5 और MIRV को बहुत अच्छे से समझा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक होकर के, वेलकम करके, और बता रहा है कि इससे हम बहुत कैपेबल हो गए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। और बस समझ गए ना, अच्छी अच्छी बातें हैं सारी। तो इस तरह से वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है और आपको ये सीखना इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी लगेगा कि अग्नि 5 कैसे काम करती है और MIRV इसमें क्या खास है ना। ये आर्टिकल में आप देखेंगे। कह रहे जी, ऑन March 11 प्राइम मिनिस्टर मोदी used social media to announce India's entry into a small club of countries capable of delivering multiple nuclear warheads on a single missile। कह रहा है जी, मार्च 11 को हमारे PM जो मोदी साहब हैं
उन्होंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया सोशल मीडिया को, ट्विटर को, एक्स को, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को, ताकि वो अनाउंस कर सकें, ऐलान कर सकें भारत की एंट्री का। और एंट्री कहाँ हुई है? इनटू लगा के बता रहा है। एक स्मॉल क्लब ऑफ कंट्रीज़ में, एक बहुत ही छोटे से ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में भारत की एंट्री हुई है। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो कैपेबल हैं, जो सक्षम हैं। और किस चीज़ के लिए? ऑफ लगा के बता रहा है। ये कैपेबल या सक्षम है डिलीवर करने में या पहुंचाने में बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक सिंगल मिसाइल पे। वॉरहेड्स क्या होते हैं? मिसाइल के आगे जो ऐसे लगा होता है ना, तीखा सा, ये मिसाइल है, ये ऊपर होता है वॉरहेड, इसमें बारूद रहता है, इसमें कुछ बॉम्ब्स रहते हैं। तो अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मल्टीपल होंगे हमारी मिसाइलों पे, समझ गए? 5, 10, 15, 20। ये कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास आ गई है, जो दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ के पास है, 3 या 4 कंट्रीज़ के पास। पीएम मोदी की वर्ब है यूज्ड, ठीक है। कैपेबल जिस भी चीज़ के लिए होते हैं आप ऑफ लगा के बताते हैं। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। कैपेबल के साथ में अक्सर एक मिस्टेक करता है आपका एग्जामिनर, आपको करके देता है कैपेबल टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके। मान लीजिए आपसे पूछूं मैं, आर यू कैपेबल टू डू दिस, तो ये गलत हो जाएगा। आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैपेबल नाम के एडजेक्टिव के साथ अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलो, अब आपसे एक सवाल है छोटा सा। नरेंद्र मोदी की वर्ब है यूज्ड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे, नरेंद्र मोदी हैज़ यूज्ड? इज इट पॉसिबल? ऑन March 11th, नरेंद्र मोदी हैज़ यूज्ड सोशल मीडिया टू अनाउंस इंडियाज एंट्री। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, सही हो ही नहीं सकता ये काम मार्च 11 को हो चुका है। मार्च 11 पास का टाइम है। जब भी पास का टाइम आपको दिया जाए, एडवर्ब ऑफ पास दी जाए, है ना, पिछले दिन, पिछला घंटा, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, तो उस केस में आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट टेंस किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर हैज़ यूज्ड लिखूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, जो कि मार्च 11 के साथ में सूट नहीं करता। तो याद है ना, टेंसेज वाला चैप्टर सबको अच्छे से करवाया हुआ है, टेंस के सारे पेज। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ऊपर यहाँ लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। बढ़े आगे? चलो, एंट्री जो है एक नाउन है, इसके बाद में इनटू आता है, लेकिन एंटर एक वर्ब है जिसके बाद में इनटू लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होती। जितनी चीज़ें मुझे याद आती हैं ना, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। एंटर वर्ब अपने साथ में इनटू नहीं लगती, लेकिन एंट्री नाम का नाउन अपने साथ में इनटू लेता है। करेजी, दिस वॉज अकॉम्प्लिश्ड विद द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5th। ये जो काम हमने करके दिखाया ना, इस काम को हमने अकॉम्प्लिश किया, इस कारनामे को हमने अंजाम दिया एक अकेली फ्लाइट टेस्ट के साथ ही, जो थी अग्नि 5 की। अब अग्नि 5 क्या है जी? ये पूरी तामझाम बताई गई है अग्नि 5 के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे, कॉमा लगा करके। कह रहे जी ये कुछ नहीं है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर्स। कह रहे ये भारत की सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक यानी मारक, जिसको हम रॉकेट के साथ में कहीं उड़ा सकें और कहीं भिड़ा सकें। तो सबसे लंबी रेंज वाली हमारी उड़ाने बिठाने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और ये सारा काम कैसे है? विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल और MIRV टेक्नोलॉजी अंडर मिशन दिव्यास्त्रा बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO। ये सारा काम हम कर रहे हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसको MIRV भी बोलते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हम ले करके आए हैं मिशन दिव्यास्त्रा के अंडर में, जिसको चला रहा है DRDO नाम की संस्था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? दिस की वर्ब है वॉज अकॉम्प्लिश्ड, पैसिव वॉइस में। मेडन मतलब अकेला या पहला, पहला और आखिरी है ना, मेडन। बैलिस्टिक आपको मैंने बता दिया, मारने दड़ाने वाली, समझ गए ना, मार दाड़ करने वाली चीज़ों को बोलते हैं बैलिस्टिक। रॉकेट वॉकेट लगा के उड़ा दें, भिड़ा दें। और क्या देखना है? MIRV पढ़ लेना इसके बारे में नेट पे, ठीक है। ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा है, जितना समझ पा रहा हूँ उतना यही है कि एक ही मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉर हेड्स होंगे और निशाना चूकने के बाद वो फिर से उनको रीटारगेट किया जा सकेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें। MIRV टेक्नोलॉजी इसको शायद बोलते हैं। पढ़ना और बताना कमेंट्स में जिन बच्चों को पता हो।
कह रहे जी, सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 12, अग्नि 5 has undergone several tests and developments, including canisterization to improve its ease of handling and operation. कह रहे जी अपने पहले ही टेस्ट से जो हुआ था अप्रैल 12 में, तब से आज से 12 साल पहले से, तब से अग्नि 5 जो है अंडरगो कर चुकी है, जा चुकी है, एक्सपीरियंस कर चुकी है, गुजर चुकी है कई सारे इम्तिहानों से, टेस्टों से, और कई सारी डेवलपमेंट से, कई सारे इवोल्यूशन से, जिसमें शामिल है कैनिस्टराइजेशन नाम की एक प्रोसेस। और ये क्यों की जाती है? ताकि इम्प्रूव किया जा सके इसके हैंडलिंग और ऑपरेशन की ईज़ को, इसको यूज़ करने और इसको संभाल के रखने का जो काम है उसकी आसानी को। कैनिस्टराइजेशन का मतलब होता है सब पार्ट्स को एक कैन में, एक कैनिस्टर की फॉर्म में पूरी मिसाइल को, पूरे सिस्टम को पैक कर देना। ऐसा नहीं है कोई आदमी बारूद लेके टहल रहा है मिसाइल का, कोई जो है, समझ पा रहे हो ना, मतलब मिसाइल के बहुत अलग अलग पार्ट्स ना होकर के एक कैनिस्टर के अंदर पूरी मिसाइल आ गई है, एक बॉक्स के अंदर, एक पैकेज के अंदर ये मिसाइल जो है कहीं भी कहीं से मूव की जा सकती है। इससे क्या होता है, बड़े आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, पार्ट्स के खोने वोने का आपको डर नहीं रहता। तो यहाँ से इस स्टेज से अग्नि 5 जो है अंडरगो कर चुका है। चलिए, अग्नि 5 की वर्ब है हैज़ अंडरगोन। कह रहे जी द MIRV सिस्टम्स, इंडिजिनस एवियोनिक सिस्टम्स एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस एंश्योर दैट द री एंट्री व्हीकल्स रीच्ड टारगेट पॉइंट्स एक्यूरेटली। कह रहे जी हमारा जो MIRV सिस्टम इसमें लगाया हमने, उसका इंडिजीनियस एवियोनिक सिस्टम जो है, इंडिजीनियस मतलब लोकल, जो इंडिया ने बनाया है, इंडिया मेड है। कह रहे इसका मेड इन इंडिया ये खास जो एवियोनिक सिस्टम है और इसके बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाले सेंसर के पैकेजेस जो हैं, ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं दैट वो ये कि कोई भी जो री एंट्री व्हीकल हो, वो मैंने आपको बताया ना, पहले आपने निशाना लगाया पर निशाना चूक गया, निशाना हिल गया अपनी जगह से, तो आपने फिर से उस निशाने को री एंटर किया, री टारगेट किया। तो कोई भी जो री एंट्री व्हीकल्स हैं वो रीच करें टारगेट पे बड़े एक्यूरेटली, बड़े ही सटीक तरीके से। तो ये इस मिसाइल सिस्टम की खासियत है। एवियोनिक सिस्टम हमारा इंडिजिनियस है, मेड इन इंडिया है, और सेंसर पैकेजेस भी बड़े एक्यूरेट हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। दोनों की वर्ब है इंश्योर, व्हीकल्स की वर्ब है रीच। रीच के बाद में टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिल्ली पहुंच गया, आई रीच्ड टू दिल्ली, गलत है, आई रीच्ड दिल्ली। जहाँ भी पहुंच रहे हो, जिस भी जगह पहुंच रहे हो, फिजिकली या फिगरेटिवली, आप हमेशा रीच वर्ब को बिना टू के यूज़ करें, ऐड भी नहीं लगाना। आई रीच्ड एट दिल्ली, ये भी गलत है, ठीक है। अराइव्ड एट होता है, रीच जो है बिना किसी प्रेपोजिशन के आता है। कह रहे जी द DRDO सेड द मिशन अकॉम्प्लिश द डिज़ाइन पैरामीटर्स। DRDO ने ये बोला कि ये जो मिशन था खास, इसने अकॉम्प्लिश किया, अंजाम दिया या पूरा करके दिखाया डिज़ाइंड पैरामीटर्स को, उन सभी कसौटियों को जो डिज़ाइन थी इस मिशन से, जो भी हमने इम्तिहान थे, कसौटियाँ थी, उन पे सब पे खरा उतरा। DRDO का ऐसा कहना है। द टेस्ट ऑल्सो कम्स 5 years आफ्टर इंडियाज़ मेडन ASAT और एंटी सैटेलाइट टेस्ट अंडर मिशन शक्ति। ये टेस्ट जो है 5 साल बाद ही आ रहा है भारत के उस अकेले, उस मेडन ASAT टेस्ट के जो मिशन शक्ति के अंडर में हमने किया था। तो मिशन शक्ति में 2019 में हमने एंटी सैटेलाइट सिस्टम को टेस्ट किया कि यहाँ से बैठे बैठे किसी और कंट्री की सैटेलाइट को कैसे गिरा सकते हैं। हमने अपनी खुद की एक पुरानी सैटेलाइट को गिरा के दुनिया को दिखाया, समझ पाए। तो इस एंटी सैटेलाइट टेस्ट के बिल्कुल 5 साल बाद अब ये जो है MIRV लगा करके हमने अग्नि 5 को भी टेस्ट करके देखा। चलिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, इस मामले से कुछ ज़्यादा इसका लेना देना नहीं है। टेस्ट की वर्ब है कम्स 5 years आफ्टर, मेडन यानी अकेला, एक ही बार कर चुके हैं इस टेस्ट को। ऑन March 27, 2019 अ लाइव सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ अराउंड 300 kilometers was shot down using a modified interceptor of ballistic missile defense system। उस टेस्ट के बारे में बता रहे, 27 मार्च 19 को एक लाइव सैटेलाइट था, एक जिंदा सैटेलाइट था, लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर के ऊपर, वहाँ उसको शॉट डाउन किया गया, मार गिराया गया इंडिया के द्वारा अपने सैटेलाइट को यूज़ करते हुए एक मॉडिफाइड इंटरसेप्टर को जो था इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ठीक है। तो इस ASAT टेस्ट के बारे में
फुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई। सेटेलाइट की वर्ब है वॉज शॉट डाउन, पैसिव वॉइस में। शूट डाउन की सेकंड थर्ड फॉर्म में शॉट डाउन, मार गिराना। ठीक है, शूट करना यानी मारना, डाउन मतलब गिराना, मार गिराना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहे जी दिस इज अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। ये जो काम हमने किया है ना ऊपर, ये एक सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा तकनीकी तौर पे सफलता है या ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू का मतलब बड़ी सफलता। दैट फर्दर्स इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड स्ट्रेंथन्स सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये वो ब्रेक थ्रू है जो फर्दर करता है, आगे बढ़ाता है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को। फर्स्ट स्ट्राइक तो हमें करना ही नहीं है, हमने कसम खाई हुई है पहली बार में किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे। लेकिन जब सेकेंड टाइम करेंगे तो जंग को वहीं ख़त्म करेंगे। ये हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने का एक स्टेप है। ठीक है, ये वाला है अग्नि 5। दिस की वर्ब है इज, ब्रेक थ्रू के लिए आया दैट की वर्ब है फर्दर्स, दूसरी वर्ब है स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। ब्रेक थ्रू का मतलब बड़ी कामयाबी, अ ह्यूज सक्सेस। और बड़े फेलियर के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को डिबैकल, फियास्को या सेटबैक। सबको आने चाहिए वन वर्ड्स। बड़ी कामयाबी को ब्रेक थ्रू, बड़े फेलियर को डिबैकल, फियास्को या सेटबैक। चलिए कह रहे दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गिवन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन ए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कह रहे ये बहुत खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों? देखते हुए गिवन भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूज़ करने को, न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी को इस्तेमाल में लेने का जो डॉक्ट्रिन है हमारा, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और ये वो सिद्धांत है जो बेस्ड है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे। पहली बार में किसी के ऊपर हम चल करके न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं चलाएंगे। हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की कसम खाई हुई है दुनिया भर के सामने। और फिर क्या है हमारी पॉलिसी इसके बाद में भाई? पहली बार में तो नहीं चलाएंगे, लेकिन दूसरी तीसरी बार में क्या करेंगे? दूसरी तीसरी बार में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ ए फर्स्ट स्ट्राइक। दूसरी हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रखेंगे और मैसिव रिटेलिएशन को रखेंगे अगर फर्स्ट स्ट्राइक हमारे ऊपर हो। ये क्या होते हैं आपको अब समझाते हैं ना, इंडिया की पॉलिसीज है ये। अब कह रहे हैं ये वही पूरा जो डॉक्ट्रिन है विच वॉज एस्पाउज्ड इन 2003, जिसको हमने गले लगाया था, ये वही सिद्धांत है जिसको हमने अपना लिया था 2003 में, 20-21 साल पहले। और कब? आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998, 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पोखरान में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियर सिद्धांत है। दिस की वर्ब है इज, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के लिए आया विच। हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है 2003 में अपनाया था। डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल, रूब्रिक है ना, टेनेट, कोई जो भी आप बना लेते हो उस पर चलते हो वो आपका डॉक्ट्रिन होता है। अब ये सब चीज़ें आपको समझा देते हैं, सबको पता हो। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पहली दफ़ा में हम यूज़ नहीं करेंगे, जब हम पे यूज़ होगा तभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा, है ना। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब है इतने ही न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे जो मिनिमम होंगे, ताकि हम दूसरे को रोक सकें, डरा सकें हम पे हमला करने से। एक डेटरेंस के तौर पे रखते हैं हम न्यूक्लियर वेपन्स, कि देख ले भाई रखे हुए हैं, बजते हैं ये भी, जब बोलेगा जिस दिन हम बजा देंगे। तो ये हमारी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी है, जिसमें हमें हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10, 15, 20, 50, 100 रख करके हम दुनिया भर को ये संदेश दे रहे हैं कि हमसे पंगा मत लेना। तो ये हमारी पॉलिसी, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और तीसरा हमारी पॉलिसी ये है मैसिव रिटेलिएशन। जितने भी रखे हैं एक साथ बजेंगे, जिस दिन बजेंगे। जब भी कोई फर्स्ट यूज़ हम पे करता है, हमारा रिटेलिएशन बहुत मैसिव होगा, वॉर को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, 2003 में अपनाया गया था इसको। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। और कुछ देखने वाला नहीं है इसमें। एस्पाउस करना, गले लगाना, एंडोर्स करना, एम्ब्रेस करना। उल्टा होता है इसका स्ट्रेंज करना या एलिनेट करना। दोनों वर्ड्स आपको मैंने आज करवाए हैं। करे द चॉइस ऑफ MIRV ऑन अग्नि 5th, अ 3-stage सॉलिड फ्यूल्ड इंजन इज सिग्निफिकेंट। जो MIRV की चॉइस है हमारी अग्नि 5 पे, और अग्नि 5 क्या है? एक 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है। स्टेजेस में होते हैं रॉकेट्स में, आपको भी समझा दूंगा जितना मुझे पता है। कह रहा है ये चॉइस जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ फोकस टूवर्ड्स चाइना
गिवन इट्स रेंज, क्योंकि ये फोकस्ड है चाइना की तरफ देखते हुए इसकी रेंज को। 5,000 किलोमीटर लगा करके हमें कहाँ पाकिस्तान पे थोड़ा ना हमला करना है, हमें कोई बांग्लादेश पे या श्रीलंका पे या नेपाल पे थोड़ा ना हमला करना है। 5,000 किलोमीटर तो हमें चाइना तक पहुंचने के लिए चाहिए, यूरोप तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे हमने चाइना को अब अपने कवरेज में ले लिया है। और कह रहा है एंड मल्टीपल वॉर हेड्स गिव इट द एबिलिटी टू डिफीट मिसाइल डिफेंसेस। और जो मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, अलग अलग टाइप के वॉर हेड्स हैं एक ही मिसाइल पे, वो इस सिस्टम को एबिलिटी देते हैं कि ये दूसरे कंट्री के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को डिफीट कर सके, है ना। S-400 है, S-300 है, S-500 है, और भी जो है अलग अलग तरह के दुनिया भर के। तो उनको हम क्या, जब मल्टीपल वॉर हेड्स डालेंगे, अलग अलग मिसाइल्स के अलग अलग पार्ट उनकी तरफ आएंगे, तो वो किसी किसी को तो छोड़ ही देगा ना, सबको तो हैंडल नहीं कर पाएगा। यही इसकी एबिलिटी है, ताकि हम कुछ ना कुछ स्ट्राइक ज़रूर कर सकें। चॉइस की वर्ब है इस, इट की वर्ब है इस, रेंज रेंज किसी का सब्जेक्ट नहीं है, गिवन जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। गिवन आप समझते हैं, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, लेकिन ये यूज़ होता है एज ए प्रेपोजिशन। इसके बाद में नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगी नाउन की। तो जैसे इस केस में गिवन के बाद आया था इंडियाज़ डॉक्ट्रिन, आगे उस डॉक्ट्रिन के बारे में बताया हुआ है ना। डॉक्ट्रिन जो है गिवन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, देखते हुए इंडिया के डॉक्ट्रिन को। वैसे ही गिवन जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है इसका रेंज, देखते हुए इसकी रेंज को। अगर मुझे यहाँ पे डॉक्ट्रिन के लिए वर्ब लगानी होती या रेंज के लिए वर्ब लगानी होती, तो उस केस में गिवन के बाद में दैट लगाना पड़ता। तो ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को बहुत बार आ चुका है, सबने देख लिया है, ध्यान किया करो इसका जितनी बार हो सके। कराची इंडिया completed the nuclear triad when Mr. Modi declared in November 18 that the country's first nuclear power ballistic missile submarine INS Arihant had finished its first deterrence patrol। कह रहे इंडिया ने कंप्लीट कर लिया न्यूक्लियर ट्रायड को, नाभिकीय तिगड़ी को, एटम बॉम्ब की तिगड़ी को। अब ये तिगड़ी ट्रायड क्या था भाई, ट्रोयका क्या था? कह रहा है जब मोदी साहब ने डिक्लेयर किया नवंबर 18 में कि भारत की पहली न्यूक्लियर से चलने वाली न्यूक्लियर पार्ट जो है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, पनडुब्बी है, जिसका नाम है INS अरिहंत। कह रहे जब इस अरिहंत नाम की पनडुब्बी ने फिनिश कर लिया अपने पहले गश्ती को, डेटरेंस पेट्रोल को। पेट्रोल ये वो वाला नहीं है जो आप आपकी एक्टिवा में डलवाते हो, वो PETROL होता है, ये PA है। पेट्रोल का A से मीनिंग होता है गश्त, जो पुलिस वाले आर्मी वाले करते हैं ना एरिया को सिक्योर करने के लिए। डेटरेंस पेट्रोल मतलब हम ऐसी गश्ती कर रहे हैं कि जिसको देख करके दूसरा हमला करने से रुके, उसको दूर से पता लग जाए कि INS अरिहंत है इनके पास, इन पे हमला नहीं कर सकते। तो ये डेटरेंस पेट्रोल जो है अरिहंत ने करना शुरू कर दिया है। सिंपल सेंटेंस, इंडिया की वर्ब कंप्लीटेड, मोदी की वर्ब डिक्लेयर्ड, अरिहंत की वर्ब है हैड फिनिश्ड। कह रहा है जी द MIRV इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड इन दिस डायरेक्शन। कह रहा है अब जो MIRV हमने लगाया है ये अगला टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है, तकनीकी दहलीज है इसी डायरेक्शन में। एक नई दहलीज पे हम पहुंचे हैं तकनीक के मामले में। एंड इट इज़ नाउ ओनली अ लॉजिकल एंड अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द MRV इज डिप्लॉयड। और कह रहा है अब ये एक सिर्फ लॉजिकल बात है और एक मैटर ऑफ टाइम की बात है। सिर्फ ये एक लॉजिकल तार्किक बात है और वक्त की बात है, इससे पहले कि MIRV को डिप्लॉय किया जाता है। और किस पे? ऑन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, उन सभी मिसाइल्स पे, उन सारी मिसाइलों पे जो हमारी सबमरीन्स में लगी हुई हैं, पनडुब्बियों में लगी हुई हैं। तो अग्नि की तरह अब आपको MIRV दूसरे हमारे नेवी में, आर्मी में जो दूसरे लॉन्च व्हीकल्स हैं वहाँ भी आपको एयरफोर्स में MIRV जो है हर मिसाइल पे लगा हुआ मिलेगा, है ना। मल्टीपल वॉर हेड्स एक ही मिसाइल पे लग जाएं, बस वही तो है MIRV। MIRV की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, MIRV की वर्ब है इज डिप्लॉयड पैसिव वॉइस में। थ्रेशोल्ड दहलीज है ना, मिनिमम मार्क। चाइना विच इज़ फास्ट एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सनल हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड MIRV टेक्नोलॉजी। कह रहे जी चाइना जो है, जो कि फास्ट एक्सपेंड कर रहा है, बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से बढ़ा रहा है अपने न्यूक्लियर आर्सनल को, अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टोरेज को, है ना, हथियारों के उनके स्टोरेज को। आर्सनल मतलब वेपन स्टोरेज। कह रहा उसने पहले से ही डिप्लॉय कर दिया है MIRV टेक्नोलॉजी, वो हमसे बहुत पहले लगा के बैठा है। और ये
बाकी सब की बात करें तो फर्स्ट डिप्लॉयड बाय द यूएस इन 1970, और कह रहा है जी अमेरिका ये काम 55 साल पहले कर चुका है। समझ पा रहे हो आप? बस यही चीज़ें जब ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं ना, तो आदमी क्या हवा से ज़मीन पे आ जाता है, उसको सही पता लगता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। हकीकत में हम भारत में 2024 में वही देख रहे हैं जो अमेरिका 1970 में देख चुका है। नया नया पैसा आना, सबके पास गाड़ी आना, है ना, हाई एंड जॉब्स आना। तो जो 50-55 साल पहले अमेरिकन कर रहे थे, आज वही इंडिया में हम कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। चलिए, चाइना की वर्ब है हैज़ डिप्लॉयड, विच की वर्ब है इज़ एक्सपैंडिंग। चलो, पाकिस्तान क्लेम्स टू हैव टेस्टेड इट एज वेल। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हम भी इसको टेस्ट कर चुके हैं। MIRV हमारे पास भी हमने चला के देखा है ना, यूज़ करके देखा है इसको। इन दिस रिगार्ड द अदर साइड ऑफ दिस डेवलपमेंट इज़ द फैक्टर ऑफ एस्केलेशन डायनेमिक्स। अगर इस लिहाज से देखें, इस रिगार्ड से देखें, इस नज़रिए से देखें, तो दूसरा जो पहलू है इस पूरी डेवलपमेंट का, वो है फैक्टर ये वाला फैक्टर जो है एस्केलेशन की डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स मतलब सिस्टम या गतिशीलता, सिस्टम बोल दो इसको। एस्केलेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी का बढ़ना, स्ट्रेस की या आपसी कड़वाहट की। एस्केलेशन क्या होता है? जब बॉर्डर पे दोनों कंट्रीज़ के फौजी खड़े हो जाते हैं, आंख दिखाते हैं एक दूसरे को, झगड़ा करते हैं, एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन। तो कह रहे हैं दूसरी अगर साइड देखें तो MIRV हमने जो लगाई है अपनी अग्नि 5 में, इससे हमारी एस्केलेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा प्रभावित होगा। अब ज़्यादा हमें चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा एस्केलेशन होगा। सबके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो सब करेंगे। कह रहे दैट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट इन द रीजन विद चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि बढ़ने ही वाला है, एक्सेलरेट होने ही वाला है, एस्केलेशन बढ़ने ही वाला है इस पूरे रीजन में चाइना और पाकिस्तान के साथ। अदर साइड की वर्ब इज, दैट की वर्ब इज गोइंग, एक्सेलरेट करना यानी बढ़ाना, एस्केलेशन यानी आपको मैंने बता दिया इंक्रीज इन इंटेंसिटी या कन्फ्रंटेशन, आमना सामना। कह रहे जी दिस स्पाइरल रेस ऑफ वन अपमैनशिप is only going to deepen, get more technology intensive and turn out to be an expensive endeavor as well। कह रहा है जो स्पाइरल रेस है, स्पाइरल का मतलब है जो ऐसे 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 घूमते हुए जाए और आगे से आगे बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सही में ये वर्ड ऐसे ही बना है। कह रहा है जो घूम घूम के आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली जो रेस है, और किस चीज़ की है? वन अपमैनशिप की। वन अपमैनशिप मतलब, वन मतलब कोई भी, अप मतलब ऊपर, मैन मतलब आदमी। तू डाल डाल मैं तेरे भी ऊपर, मैं पात पात। हिंदी में बोलते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, अंग्रेजी में बोलते हैं वन अपमैनशिप। कह रहा है ये जो आउट ऑफ कंट्रोल रेस है, तू डाल डाल मैं पात पात वाली, ये और ज़्यादा डीपन ही होने वाली है, गहराने वाली है, और ज़्यादा इंटेंसिव होने वाली है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी शामिल होने वाली है। और ये टर्न आउट होगी, ये निकल करके आएगी एक एक्सपेंसिव एंडेवर, एक बहुत ही खर्चीला कदम भी साथ ही, है ना। सब खर्चा करेंगे और अपने अपने मिसाइल डेवलप्स करेंगे, और MIRV कुछ और बनाएंगे ना, नया नया खर्चा करते रहेंगे। रेस जो आगे से आगे बढ़ेगी। स्पाइरल रेस की वर्ब है इज गोइंग। वन अपमैनशिप मैंने आपको बता दिया, टू डाल डाल मैं पात पात। दो वर्ड्स और हैं जो आपको आने चाहिए, मैनशिप से बनने वाले वर्ड्स। जैसे वन अपमैनशिप है ना, वैसे एक वर्ड है ब्रिंक्समैनशिप और एक वर्ड है पेनमैनशिप। ब्रिंक्समैनशिप का मतलब है द टेंडेंसी टू मेक मैटर वर्स, मामले को तूल पकड़वाना और इतना ख़राब बनाना कि आपका फ़ायदा हो जाए। किसी मामले को इतना ख़राब बना दो कि अल्टीमेटली आपको कुछ गेन हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रिंक्समैनशिप। नॉर्थ कोरिया ब्रिंक्समैनशिप करता है, ईरान करता है, कुछ हद तक US करता है, पाकिस्तान भी करता है ना। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दो कि हर आदमी बोले यार छोड़ मेरा पीछा, है ना, जो चाहिए ले जा भाई, मेरे को छोड़। इसको बोलते हैं ब्रिंक्समैनशिप। लास्ट बचा पेनमैनशिप। पेनमैनशिप मतलब पेन को बड़े अच्छे से यूज़ करते हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को। इसके लिए एक और वर्ड है कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं ब्रिंक जो है पेनमैनशिप। ऊपर एक वर्ड आया था आर्सनल। आर्सनल का मतलब होता है अ स्टोरेज ऑफ वेपन्स। आर्सनल का मतलब होता है अ स्टोरेज ऑफ वेपन्स। इसको वेपनरी भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग कैसे गलत हो गई, वेपनरी। तो ये आर्सनल के सिनोनिम है। और अगर एक स्टोरेज हो, सीक्रेट हो, जो
वेपन्स की या मनी की या दोनों की, पैसे या हथियार का कोई सीक्रेट स्टोरेज हो, उस खजाने को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कैश, CACHE। कैशे नहीं है, ये कैश है, सही प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, और ये वर्ड आपको दोनों तीनों आने चाहिए। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। इंटरेस्टिंग क्लास, बहुत छोटा सा आर्टिकल था और वो कैब काफ़ी अच्छी मिली होगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सिग्निफिकेंस क्या है, या यूं कह दें इस पूरे आर्टिकल में इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को कैसे बताया गया है ना, कैसे मेंशन किया गया है, कितना सिग्निफिकेंटली मेंशन किया गया है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को आपको बताना है अच्छे से। मैंने आपको बताया था पहल करूंगा नहीं और दूध पे छोड़ूंगा नहीं, इंडिया का यही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है आसान शब्दों में। और इतने ही न्यूक्लियर वेपन्स रखूंगा जितना कि तुम्हें हमसे घबराहट हो। हज़ारों नहीं चाहिए, 10, 15, 20, 50 रखूंगा, और जो चलते होंगे और रोज़ दिखाऊंगा तुम्हें, पंगा मत लेना। तो ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, कम से कम खर्चे से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चलाने का। तो ये आप सही वर्ड सही सेंटेंस को चूज़ करके इसको बताएं। चलो ट्राई दे दो एक बार खुद से। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है इस वीडियो के नीचे, वहाँ से चेक करें। पेनमैनशिप का सिनोनिम पूछा है, ब्रिंकमैनशिप का मीनिंग पूछा है, वन वर्ड्स। एक बड़े फेलियर को क्या बोलते हैं ये भी पूछा है आपसे। वेपन्स और मनी के सीक्रेट स्टोरेज को क्या बोलते हैं वो भी मैंने अभी आपसे पूछा। स्पाउस वर्ड का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। स्ट्रेंज, अडोप्ट या एम्ब्रेस। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे करवाएं आपको अभी 10-5 मिनट पहले, आगे पीछे है ना। लास्ट में आपको 2 एरर्स मिलेंगी, 3 एरर्स मिलेंगी इनफैक्ट। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और तीसरी आपको मिलनी चाहिए, कहाँ मिलेगी भाई, इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। चलो बहुत इजी है, ग्रामर के और वोकैब के क्वेश्चन इजी हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आउटलाइन करता है हमारी अप्रोच को न्यूक्लियर डिटरेंस की। हमारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन हम कभी यूज़ नहीं करेंगे आगे चल के। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हम पे यूज़ मत कर देना। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस। तो ये उसी डिटरेंस के जो अप्रोच है, समझ गए ना, प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, उसको आउटलाइन करता है इस आर्टिकल में, उसको बताता है। सी आपका आंसर बन जाएगा। ना तो हम डिसआर्मामेंट चाहते हैं, हम चाहते नहीं है न्यूक्लियर वेपन ख़त्म हो जाए, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी के भी हम खिलाफ हैं, उस पर कोई रिलाई नहीं करते हैं। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स में भी हम शामिल नहीं हैं। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है सब कंट्री अपने अपने न्यूक्लियर वेपन जो है मिट्टी में दबा दें, ख़त्म कर दें, प्रोलिफरेट करना बंद कर दें। तो इन बातों में भी हम यकीन नहीं करते हैं ना। सी हमारा आंसर बनेगा। चलिए आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी, पूरी देखते हो तो PD लिखा करो, इंटरेस्टिंग लगे, सब समझ में आए तो PDI लिख करके कमेंट्स में बता दिया करो। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।